अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। मैं हूं यशमीन जमाल और जैसा कि देख सकते हैं आपके हमारे साथ आज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेहमान जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम आपके सलाम। ये सर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में, सोचा कि आपसे आज आपकी राय ली जाए। सर एक तो मैं वैसे आपसे एक राउंड अप कह लीजिए, एक एनालिसिस कह लीजिए लेना चाह रही हूँ, ये जो 2 साल मुकम्मल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, लेकिन एक इम्प्रेशन, एक राय इनके दौरे हुकूमत के बारे में ये बन गया है कि ये जो भी करते हैं उसको बाद में कहते हैं गलती हो गई, हम रिग्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कोई नया हर चीज पे लाहे अमल दे देते हैं। अभी रात ही को खान साहब ने अपनी इंटरव्यू में कहा कि पछता रहे हैं वो, गलती हो गई है उनसे, नवाज शरीफ को उनको नहीं जाने देना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है किसी चीज पे, तो फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। दर हकीकत इनको अपने कदम के ऊपर पहली चीज तो ये कि जो भी स्टेप लेना है वो वेल कंसिडर्ड होना चाहिए, उस पर अच्छी तरह सोच विचार करें। इनके बाद चीजें जो है वो, उसमें मैंने देखा कि इन्होंने होमवर्क किए बगैर की, तो वो जब इनको स्टेप वापस लेना पड़ा तो वो उस लिहाज से बेहतर था कि बजाय गलत काम किया तो गलत के साथ चिपके रहें और उसके नताइज गलत आए। ये बेहतर है कि आप अपनी गलती तस्लीम करके उसकी दुरुस्तगी कर लें, तस्दीक कर लें, तो वो बेहतर है। लेकिन ये कि ये हर चीज पे ये नहीं होना चाहिए। आपको दर हकीकत आपको अपना होमवर्क करने की जरूरत होती है, जाके अच्छी तरह मशावरत करके एक फैसला करने से पहले उसके सारे मनफी और मुस्बत असरात जो हैं वो सारे देख लिए जाएं और फिर वो आप कदम उठाएं। वरना तो हर दफा आप इस तरह अगर यू टर्न लें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। उसमें खास तौर पे जैसे अगर आप कल एक चीफ सेक्रेटरी आपने पंजाब में मुकर्रर किया, उसको 3 महीने या 4 महीने होते हैं, आप उसको बदल दें तो उसके लिए भी बड़ी मुसीबत है कि वो बेचारा अपना बाल बच्चा लेके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया है, वहां शिफ्टिंग की, पहुंची, फिर उसके कैरियर में नेगेटिव चीज जाएगी कि जनाब ये 3 महीने इसने वहां काम किया, इसका मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, कंटिन्यूटी की जरूरत है। तो ये भी है इशू। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारी चीजों में ऑपोजिशन ने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं। यानी ये मेरा ख्याल है कि 1 महीना नहीं हुआ था कि जब ये राग शुरू हो गई। उसमें मुझे यूं नजर आता है कि नून लीग और जो पीपीपी थी, इन दो पार्टियों को इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी भी आ सकती है यहाँ हुकूमत। इनकी बारियां लगी हुई थी, जो जी चाहे करें, स्याह और सफेद, एक दूसरे को चोर चोर कह के खुश हो जाते थे। बाद में कोई पकड़ता नहीं था, ना वो चोरी पकड़ता है ना दूसरा। नतीजा ये कि आप एक दूसरे के साथ मुकमका का काम चला रहे हैं। ये आठ टपके तीसरे। अब पीपल्स पार्टी को कई सालों की हुकूमत का तजर्बा है, नवाज लीग को भी कई सालों का है, इनको भी हो जाएगा अगर आज बैठे हुए हैं। तो हम सब्र क्यों नहीं कर लेते? अगर ये गलतियां कुछ करें तो इनको मौका देना चाहिए। ये तो आपके लिए खुशकिस्मती है कि तीसरी पार्टी निकल आई। दूसरी पार्टी को थोड़ी थ्रेट होगी, कल को आएंगे पीएमएलएन वाले या कोई और, तो वो परफॉर्मेंस देगा, तो उसको अंदाजा होगा कि भाई अब हमारा मुकमका नहीं है, कोई तीसरा भी है यहाँ बैठा। तो हमें इनको मौका देना चाहिए बजाय इसके कि हर वक्त इनको कोसते रहें। ये वतीरा दुरुस्त नहीं है हमारा। जहाँ तक बात है कोसने का मौका भी तो ये हमें खुद ही देते हैं ना। अभी जो मैं आपको रात को के इंटरव्यू का हवाला दे रही हूँ खान साहब के, अब उनकी उस स्टेटमेंट से क्या नतीजा निकाला जाए कि खान साहब को मिसगाइड किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा आज रिपोर्ट्स दिखाई गई कि वो बहुत बीमार हैं, मैंने जाने दिया, अब मैं पछता रहा हूँ, अब मैं समझता हूँ कि हमसे गलत फैसला हुआ। एक्चुअली ये भी उनकी गलत है बात कि मैं पछता रहा हूँ। पछताने की बात नहीं है, वो केस को सही हैंडल करें। देखिए, बात ये है, खान साहब के हाथ में टोटल था क्या? एक ईसीएल था उनके पास। ईसीएल से उन्होंने नाम निकाला, लेकिन 7 अरब रुपए की 7 कंडीशन रखी। ये अदालत ने छोड़ी। फिर अदालत का कसूर आप देखें कि एक आदमी जेल में है, वो सजा काट रहा है। सजा काटते हुए आदमी की या तो सजा का केस चले, उसकी पिटीशन हो, उसमें सजा माफी हो, फिर बात है, वो भी नहीं है। और आप एक सजा काटते हुए आदमी को ना सिर्फ उसकी जमानत कबूल करते हैं बल्कि उसको मुल्क से बाहर भेज देते हैं। अदालत ने ये 7 अरब रुपए वाला किस्सा खत्म करके तो उसको 50 रुपए वाले वो उस पे कागज पे लिख के दे। अब भी इनको चाहिए कि नवा उसके शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं जाते अदालत? उस शहबाज शरीफ को तो पकड़ के, उसका जिसने जमानत दी थी कि जनाब मियां साहब आ जाएंगे और अदालत ने कबूल की थी, आज उस अदालत को भी पकड़े और साथ इसको भी जाए। लेकिन ये सही नवाज शरीफ का फ्यूचर क्या है? वो तो आराम से बैठे हैं लंदन में इस वक्त, और जो आप बात कर रहे हैं हुकूमत एक लैक ऑफ इनिशिएटिव लगता है। इसका ये है, फ्यूचर ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी सियासतदान जब तक वो कब्र में न चला जाए, कब्र के धाने न पहुंच जाए, वो शख्स इक्तदार को नहीं छोड़ना चाहता। ये हमारे मुसलमानों को भी मसला है। आप इस्लामी दुनिया में जहां भी देख लें,
हमारे हुक्मरान जो बैठ जाते हैं उनको कोई, अब लीबिया में आप देखें कदाफी के साथ क्या हो, हर जगह यही होता है कि इक़्तिदार ये मुसलमान छोड़ते नहीं। अब यहाँ भी यही मसला है। मियाँ साहब 3 दफा वज़ारत उज़्मा ले चुके, बाज नहीं आएंगे, आप देखेंगे वो आके फिर इसी मैदान में, और फिर चाहेंगे कि वो नहीं, अब उनकी आगे बेटी आ जाए। यही जरदारी साहब चाह रहे हैं। और हमारे लोग इतने इस मामले में मैं समझता हूँ कि कम फहम है, और हमारे लीडर जो उनके सामने कल के बच्चों के सामने हाथ बांध के बादब होकर बैठ जाते हैं उनसे अकल खरीदने के लिए, उन पे भी दुख होता है। इन बच्चों की तरबियत है क्या? जिन घरों में इन्होंने परवरिश पाई है वहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वहां झूठ बोले गए हैं, वहां जाली डॉक्यूमेंट्स बनाई गई हैं, वहां चीटिंग्स की गई हैं। जिस माहौल में ये बच्चे पले हैं, आप तवक्को करते हैं कि ये आपको लीडरशिप देंगे, लेकिन नहीं, ये मुल्क अपने लोग ही खुद ये हजूम है जो लगा हुआ है इस काम के ऊपर, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक हजूम आप कह रहे हैं लगा हुआ है इस काम के ऊपर, मरियम नवाज आपने क्योंकि मिसाल दी है कि इन लोगों की क्या परवरिश है, जो भी ऐसे एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, वो उनको जहां पर विंडो मिलती है वो पॉलिटिकली अपने आप को असर्ट भी करती हैं। अभी रिसेंटली आपने नैब के एपिसोड के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने देखा कि उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने आके वो पब्लिक हुई, उन्होंने जो कुछ भी कहना था बात की, अपना मौकफ सामने रखा। कोई पोलिटिकल फ्यूचर है मरियम नवाज शरीफ का? वो अपने आप को इसी तरह से असर्ट करते करते क्या किसी पॉइंट पर, मकाम पर पहुंच सकती हैं? शेख रशीद साहब कहते हैं बस वो ऐसे ही लगी हुई है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी। देखें, ये शेख रशीद साहब भी बस रेलवे को देखें, वरना वो इस तरह की कोई ना कोई हाथ देते हैं। असल मसला ये है कि इस मुल्क के अवाम का जैसा रुझान है, इस मुल्क के अवाम के अंदर जिस तरह ये बर्बाद तभी हुए हैं कि जिनके हाथों बर्बाद होते हैं ये उनके हाथ चूमते हैं, लिहाजा फ्यूचर मौजूद है। क्योंकि मैं तो वो हालात देख रहा हूँ जो अवाम के हैं। असल चीज ये है कि क्या मरियम का अगर आप पिछला निकाल दें कुछ सालों का, जब से वो प्रोमिनेंट हुई, जितने झूठ इस बच्ची ने बोले हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी और ने। यानी आप अपने मुल्क का मुस्तकबिल किसी ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ा सकते हैं कुरान करीम में, कि झूठा शख्स जो है, जो झूठा है सबसे बड़ा, यानी उस शख्स पे एतमाद कौम छोड़ दीजिए कोई भी कर नहीं सकता जो झूठ बोलता बात बात। इनके झूठ तो तारीखी हैं। इन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने दीदा दलेरी से वो कैलिबरी फॉन्ट वाले और वो जाली कागजात पेश किए, आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खुदा जाने क्यों इतना रहम का उन्होंने सबूत दिया कि अकामा पे इनको किया उन्होंने नाहल, और जहां 3-4 साल इनको कैद दे सकते थे वो कागजात जो है उनको छोड़ दिए। तो लेकिन तो आप, अदालतें तो इनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। वो तो हाजिर है सर, फिर ये तो पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम भी आप कह रहे हैं इनके फेवर में, हजूम भी आप कह रहे हैं इनके साथ है। तो जैसे आपने कहा कि आप समझते हैं कि पॉलिटिकल फ्यूचर फिर है। अच्छा सर, थोड़ा सा प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ अगर वापस आ जाएं, खान साहब का फ्यूचर क्या है? 5 साल आप समझते हैं मुकम्मल करेंगे? क्या आप पहले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं खान साहब, जो कि अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर ले? यहाँ पर एक राय इस वक्त ये पाई जाती है कि कुछ मुक्तदर इदारे हल्के वो खान साहब की फुल सपोर्ट में थे। उसका भी एनालिसिस कीजिएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या अभी भी सपोर्ट बरकरार है खान साहब की, या फिर कुछ मायूसी आ गई है उन हल्कों में? देखिए, मुक्तदर अदारों में कोई कुछ नहीं कर रहा। मुक्तदर अदारे को एक तरफ रख दे, आप इनका हिसाब पहले ले लें। जो सिंध के साथ किया पीपल्स पार्टी ने, वो सिंध का आज इलेक्शन लड़े, हो सकता है सिंध में भी हार जाए, तो वो चाहेंगे कि ये 3 साल अपने छोड़ दें। ये उनको भी पता है। जो जी चाहे कहते रहे, जो कहते थे हमें कि जी हम कराची को पेरिस बना देंगे, वो बन गया पेरिस। लेकिन आप सोचिए कि क्या पीपल्स पार्टी ये रिस्क ले सकती है कि कल वो सिंध भी उनके हाथ से चले जाए, जहां उन्होंने माल खाया दबा के, सबूत जहां पे हैं वो सारा कुछ वहां पे है, वो उनके हाथ में रहे तो वो नैब से भी बच जाएंगे। तो वो छोड़ नहीं सकते, वो अफोर्ड नहीं करते। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, वो शोर शराबा करके को वोटर इकट्ठा करते थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इज्जत उन्होंने खुद देनी थी। वोट की इज्जत लूटने के बाद वो आवाम को कह रहे हैं कि भाई तू वोट को इज्जत दे, बहरहाल आवाम बेवकूफ है, वो लगे पीछे। अब आज इन हालात में नवाज शरीफ भी बाहर हैं और लोग एतराज कर रहे हैं कि जनाब इनको जब तकलीफ आती है ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये पीएमएलएन का क्या बनेगा? शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा या शहबाज शरीफ जाके कैंपेनिंग करेंगे इनकी? तो वहां पे भी मसला है। अगर शहबाज शरीफ सदर ना होते तो मरियम शायद बाहर निकल के करती। अब दोनों का आपस में क्लैश होने का खदशा है, क्योंकि सदर शहबाज शरीफ है, वो नायब सदर है। तो ये एक नून लीग की अपनी हालत है। पीछे रह गया मौलाना, तो मौलाना अपने पत्ते खेल बैठे हैं, उनको पता लग गया उनकी हैसियत क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। ये बड़ी पार्टियां तो वोट देती हैं जाके, जब ये पार्लियामेंट में वोट देती हैं हुकूमत के हक में, तो मौलाना से मुशावरत तक नहीं करती। अगर मौलाना को आज भी अपनी हैसियत और हकीकत का नहीं पता लगा तो फिर कब लगेगा?
तो यहाँ तो कोई ऐसा सीन शायद इस्तेमाल ही करते हैं ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, जो कि अभी तक जो करते हैं। लेकिन बात मौलाना को पता होना चाहिए कि मौलाना के अगले 3 साल जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, तड़पते रहें, रोते रहें, जो जी चाहे करते रहें। पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं होंगे, ये 5 साल गुजरेंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी करें और फिर देखा जाएगा जो भी। असल में मैंने खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में सवाल इसलिए पूछा कि रूमर्स आपको पता है तरह तरह के, इस्लामाबाद तो हर वक्त जो है वो उसमें कुछ ना कुछ चल रही होती है, कोई ना कोई अफवाह किसी और पार्टी के पर्सपेक्टिव को छोड़कर भी इस तरह की बातें की जा रही है कि शायद फ्रॉम विद इन पीटीआई प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली का कोई इम्कान हो सकता है। कभी असद उमर का नाम आता है, कभी शाह महमूद कुरैशी का नाम आता है। मैं खान साहब के हवाले से पूछ रही हूँ कि क्या वो 5 साल बतौर वजीर आजम आपको पूरे करते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल रहेंगे। देखिए, खान साहब की बहुत नियत नहीं है, लेकिन बाकियों की उतनी भी नहीं। आप क्या सोचते हैं कि जनाब खान साहब को कोई रिप्लेस कर देगा? हुकूमत का इससे ज्यादा बुरा हाल हो जाए। तो खान साहब रहेंगे। किसी और के लिए खान साहब के नीचे रहते हुए, उसकी छतरी के नीचे बैठ के सर्वाइवल मुमकिन है, असद उमर की या दूसरों की। लेकिन ये नहीं हो सकता कि असद उमर बैठ जाए तो तब पार्टी की सर्वाइवल या हुकूमत चल जाए, वो नहीं चल सकेगी। तो इस वजह से इस पूरी पार्टी का और इस सेटअप का, इसकी बका इसी में है कि इमरान खान जो है वो बैठा रहे। लिहाजा मेरा अपना यकीन है कि इमरान खान जो है वो अगले 3 साल भी निकालेगा और ये लोग सारे उसी तरह उसके नीचे बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी बका उसके साथ। सही। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्रंट की तरफ अगर चले जाएं सर, ये जो रीसेंट टेंशन है सऊदी अरेबिया वाली, इसको आप कैसे प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं? यहाँ से एक हाई पावर डेलीगेशन भी सऊदी अरेबिया भी गया था, लेकिन उसको लेकर भी आपको पता है कि बड़ी डिबेट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का वो जो एक आउटबर्स्ट था वो नहीं होना चाहिए था, उसने मामला को खासा बिगाड़ा और खराब किया। तो आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पब्लिकली टेलीविजन पे ये बात नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अंदर हुकूमत में अगर इस चीज के ऊपर बात भी होती है, शाह महमूद साहब के अपने जहन में है, वो बात करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीकाकार मौजूद है कि आप फॉरेन ऑफिस में बैठ के डिस्कशन करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी जब बन जाती है किसी चीज पे तो फिर ही आप पब्लिक में आते हैं। लेकिन ये नहीं, शाह साहब ने ऐसी एक नहीं कई गलतियां की हैं। अभी अब इसका हल यही है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। लाजमी बात है कि सऊदी अरब में कुछ ना कुछ तो उनको रंजिश होगी, लेकिन ये नहीं है कि उनको उनके साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ गए। असल चीज ये है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात की बुनियादें बहुत सारी 1947 से लेके हमारे ताल्लुकात हैं। उसमें ये जो सियासी पहलू है ये एक है और मुल्क अपने मफादात की रोशनी में करते हैं। अभी जैसे सऊदी अरब का मफाद था कि हम यमन में जाके उनके साथ लड़े, हम नहीं गए। वो चाहते हैं कि अगर ईरान की बजाय हम उनके साथ खड़े हों तो हम न्यूट्रल हैं, तो वो उनकी शायद उनको पसंद ना हो। आज अगर वो इंडिया के मामले में हमारे सामने न्यूट्रल खड़े हो जाए तो हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारी उनके साथ हमारे माली माशी ताल्लुकात भी हैं, हमारे सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं, हमारी फौज वहां पे है। हम उस फौज की वजह से हमारे कोई 18-19 लाख के करीब हमारे लोग वहां काम करते हैं, हमें वहां से रिमिटेंसेस आती हैं, कई चीजें हैं जहां हम उनसे आपको याद होगा कि जब किंग सलमान यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मैं सफीर हूं आप लोगों का। इमरान खान ने कहा कि 2000 कैदी हैं हमारे, जो छोड़ दें, वो छोटे मोटे क्राइम में, उसने जाके वो कैदी छोड़ दी। तो बात है कि किसी को भी एक तराजू में रख के नहीं तोलना चाहिए, जबकि आपके मायार पैमाने आपके पास कई हों। तो ताल्लुकात मेंटेन करने की जरूरत होती है, अपने दोस्ताने बिगाड़ने की जरूरत नहीं, जो शाह साहब ने काम की। बिल्कुल, वो आउटबर्स्ट जो है वो अनकॉल्ड फॉर था। सर, आखिर में इंडिया के साथ भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी आपसे पर्सपेक्टिव ले लें कि इस वक्त जो मामला है चाइना और इंडिया का जो एपिसोड हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ भारत के साथ सारी दुनिया के सामने है, लेकिन स्टेटमेंट्स वो फिर भी इसी किस्म के देते हैं कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं, हम दोनों को एट द सेम टाइम हैंडल कर सकते हैं। फिर राफेल तैयारों को लेकर आपको पता है कि एक वो जो वहां पे फिजा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या सुपीरियोरिटी हासिल हो गई है। तो इस सिचुएशन में किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये प्ले आउट करेगा अभी इस करंट? बात ये है कि भारत बहुत बड़ी जो गलती करता रहा है वो एक तो ये कि मोदी ने अभी यूनिलेटरली इस इलाके का स्टेटस चेंज किया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसकी वजह से डिस्प्यूट उठा वहां पे। और ये भारत समझे कि वो यानी वो बिल्कुल एक सुपर पावर है, जो जी चाहे कर जाए, वो गलत है, वो नहीं होगा। हकीकत ये है कि इस खित्ते में भारत के पाकिस्तान के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, चाइना के साथ भी हैं, नेपाल के साथ भी हैं, भूटान के साथ भी हैं।
ये बातचीत के जरिए अगर नहीं हल करेंगे, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो आज जंग से बच भी जाए कल हो। दूसरी बात है कि आज भी एक तो परमानेंट हल की तरफ जाना चाहिए, दूसरी तरफ ये कि चाइना के साथ भी जो भी है डिसएंगेजमेंट और उसको बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश, बेशक टाइम लगे, लंबी हो, करें। 3-4 महीने हो गए चाइना को अंदर आए हुए। अब चाइना वहां पे मजबूत हो गया है, चाइना ने अपने मोर्चे तैयार कर लिए हैं, अपना इक्विपमेंट वहां भेज दिया है, उसके जहाज अगली फील्ड्स पे आ चुके हैं, उसके टैंक आ चुके हैं। तो भारत क्या निकाल लेगा उसको? अगर ये जंग की तरफ जाएंगे, जो कि अमेरिका इनको शय दे रहा है, ये अमेरिका की शय पे बोल रहे हैं, अमेरिका आके इनकी जंग नहीं लड़ेगा। अमेरिका इनके पास जहाज बेचेगा, इनके सारा असरा बेच के इनसे पैसे कमाएगा और इन्हीं को लड़वाएगा कि आप चाइना के खिलाफ लड़े। चाइना का भी नुकसान होगा, इनका भी होगा, और इनका जितना होगा भारत का वो शायद ज्यादा हो। तो दो एटमी कुव्वतें अगर जंग बढ़ जाती है, एटमी कुव्वत खतरा यही होता है, ये एटमी कुव्वत आपस में डायरेक्ट लड़ती नहीं है, इसी वजह से कि खदशा होता है कि ये ना हो जंग बढ़ के तो उन एटमी हथियारों तक पहुंच। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि एटमी यानी एटम के फील्ड में आने से, जब ये एटम बम इजाद हुआ है, उससे लेके आज दिन तक जो 70 साल की तारीख है, इसमें कभी दो एटमी कुव्वतों की डायरेक्ट जंग नहीं हुई। भारत उस तरफ बढ़ना चाहता है, बढ़ ले, नुकसान भारत का हो। तो इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये बिला वजह इस जंग की तरफ ना जाएं, अमेरिका की शय ना पकड़ें, अपने मामला संभालें यहाँ पे और चाइना के साथ सुलझाव पैदा करें। चाइना एक बहुत बड़ी माशी कुव्वत है, इकोनॉमिक पावर है बहुत बड़ी। भारत उससे बहुत फायदा उठा सकता है अगर जंग की बजाय माशी मामला पे उससे तावन करे। ये खित्ते के उसमें फायदे में। और मैं आपको एक और बात बिल्कुल यकीन से कहता हूं, सबसे ज्यादा मुखालफत हमारे सीक पैक की भारत ने की है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि 10 साल बाद यही भारत चाइना और पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा होगा कि हमें हिस्सा बनाए सीक पैक। बिल्कुल उनके ज़हन में ये गलत फहमी है, उनके ज़हन में ये गलत फहमी है कि हम सी पैक को किसी तरह नाकाम कर देंगे। ये होगा नहीं। ये दोनों मुल्कों की इज्जत का मसला है। ये होगा, बनेगा ये सी पैक, और जब बन के चला, खित्ते ने इससे फायदा उठाया, भारत आपके पीछे फिरेगा कि जनाब हमें भी इसका हिस्सा बनाए, क्योंकि भारत को एक जमीनी रास्ता मिलेगा अपना माल बेच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो सर जो हुकूमत है वहां पर आप समझते हैं कि वो एक उनका एक एटीट्यूड है, वो ये एक रवैया है जो अडॉप्ट किए हुए हैं। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं सर कि ये रीजनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, और ये इंडिया को खुद सूट नहीं करता, ये उनके अपने नुकसान में है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा सिटिंग करेंगे, इन इश्यूज पर तफसील से बात करेंगे। आज मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आपसे आपकी राय ली जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने कलम कैंपस स्पेशल देखा, जिन नंबर शुएब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।